गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू बेटा। आज हम हमारे पाठ को सीवीर नगर के पॉइंट से आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने इस पाठ के अंदर यात्रियों के नज़रिए में अल्बेरूनी के बारे में, फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, बनबतूता के बारे में पढ़ा। उन सभी ने जो भी विचित्र चीज़ें यहाँ पर लगी, जो भी जातिगत भेदभाव देखे, जो भी कुप्रथाएं यहाँ पर देखी, उनका अपने जो है ग्रंथों के अंदर उसने वर्णन किया। और अभी पीछे की क्लास में हम लगातार जो है कंटिन्यू फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ रहे थे। तो किस प्रकार उसने बताया कि भारत के अंदर जो भूमि का जो स्वामित्व है वो राजा के पास है। इससे किस प्रकार जो है विनाशकारी जो है परिणाम आ रहे हैं। उसी के आधार पर उसने ये बताया कि भारत के अंदर कोई भी मध्यम वर्ग नाम की चीज़ नहीं है। यूरोप के अंदर जो है एक मध्यम वर्ग पैदा हुआ, लेकिन भारत में वो नहीं था। उसका कारण यही था कि जो भूस्वामित्व जो था वो सारा का सारा किसके हाथ में था? राजा के हाथ में था। तो वहाँ पर सिर्फ दो ही वर्ग उभर आए, या तो अमीर अधिक अमीर हुए या गरीब ज़्यादा गरीब। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जो नगर है उनको वो सीवीर नगर क्यों कहता था। जैसे ही कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि उसने ये बताया कि भारत के अंदर जितने भी नगर थे वो राजकीय जो है संरक्षण के ऊपर क्या थे? आधारित थे। ये देखिए, राज दरबार के आगमन के साथ ही अस्तित्व में क्या है? आते थे, और राजकीय शिविर पर ही क्या करते थे? निर्भर उनका जो नगर जो होते थे वो सारे के सारे। और कहीं और अगर राजनीतिक दरबार चला जाता था, ये तेज़ी से क्या हो जाते थे? ख़त्म हो जाते थे। तो उसका कहना था कि इन नगरों की जो नींव है वो सामाजिक और आर्थिक नहीं थी, जबकि वो किस पर आधारित थे? राजकीय प्रश्रय पर। लेकिन हम यहाँ पर उसके इस दावे को जो है निर्मूल भी जो है साबित कर सकते हैं कि किस प्रकार वो जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित था कि यूरोप ही सबसे बेटर है। लेकिन अगर हम देखेंगे भारत के अंदर, तो भारत में उत्पादन नगर भी थे, व्यापारिक नगर भी थे, बंदरगाह नगर भी थे, धार्मिक केंद्र भी थे, तीर्थ स्थान भी थे। और इन सभी का जो अस्तित्व है वो समृद्ध व्यापारिक समुदायों और व्यापारिक वर्गों के अस्तित्व का क्या था? सूचक था। भारत के अंदर हम उनको ये भी बताना चाहेंगे कि जो सामुदायिक और बंधुत्व संबंधी जो नियम थे वो जाति और व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से क्या रहते थे? संगठित रहते थे। और पश्चिमी भारत के अंदर ऐसे समूहों को क्या कहा जाता था? महाजन। ये प्रश्न बहुत बार आ जाता है, महाजन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो पश्चिमी जो भारत था उसके अंदर जो व्यापारिक संस्थाओं के जो मुखिया होते थे उनको क्या बोला जाता था? महाजन बोला जाता था। और इन महाजन का जो मुखिया होता था उसको क्या बोला जाता था? सेठ बोला जाता था। तो अहमदाबाद जैसे जो शहरी केंद्र थे उनके अंदर महाजनों का जो है सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया के द्वारा किया जाता था। उसको क्या बोला जाता था? नगर सेठ। तो हमारे पास यहाँ तीन प्रश्न आ जाते हैं कि महाजन कौन थे, सेठ किसे कहा जाता था, और नगर सेठ किसे कहा जाता था। इसके अलावा भी बहुत से व्यवसायी वर्ग थे जो अपना तरह तरह की जो है आजीविका कमाने के लिए काम करते थे। जैसे चिकित्सक था जिसे हकीम बोला जाता था, अध्यापक थे, अधिवक्ता वकील थे, चित्रकार भी थे, वास्तुविद भी विद, संगीतकार, सुलेखक आदि भी इसके अंदर क्या थे? शामिल थे। हालांकि ये भी राजकीय प्रश्रय पर ही आश्रित थे। कई अन्य संरक्षकों और भीड़ भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा के द्वारा ये क्या करते थे? जीवन यापन करते थे। राजा समय समय पर जो है इनको इनाम देता था अच्छे काम करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स यहाँ पर आता है वो आता है महिलाएं, और महिलाओं के अंदर दासियां, सती और श्रमिक। यानी कि अगर हम देखें तो किसी भी समाज के अंदर दो वर्ग लिंग के आधार पर बटे होते हैं, एक महिला और दूसरा क्या होता है? पुरुष होता है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, उसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखोगे तो महिलाओं के साथ हमेशा ही जो है निम्न व्यवहार किया जाता था। उन्हें हाशिए पर क्या कर दिया जाता था? धकेल दिया जाता था। कोई भी जो लेखक होता था वो बहुत कम आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने महिलाओं की स्थिति के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हो। तो यहाँ केवल बर्नियर के बारे में हमने देखा है कि उसने किस प्रकार सती प्रथा के बारे में लिखा और बताया कि ये एक बहुत ही अमानवीय और क्या थी? क्रूर, करूर जो है एक प्रथा भारत के अंदर चल रही थी। उस सती प्रथा के बारे में उसने बताया। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि किस प्रकार यहाँ पर दासों को खरीदा और बेचा जाता था। जो निम्न वर्ग के लोग होते थे, अमीर लोग, जो अपने घरों के अंदर काम करवाने के लिए दासों को क्या करते थे? खरीद के लेके आते थे। उन्हें आजीवन जो है उनके पास रहना पड़ता था। तो किस प्रकार उसने भी बताया कि उसने भी जो है राजाओं को जो है प्रसन्न करने के लिए क्या किया था? खुद भी जो है वो ऊँट, घोड़े और दास लेकर के जो है गया था।
उसने जो है ये बताया कि राजा जो होता था वो अपने अधीन आने वाले जो लोग होते थे, जो नई जानकारियाँ देते थे या संगीत के अंदर जो बहुत ज़्यादा जो है निपुणता हासिल करते थे, उनको समय समय पर क्या दिया जाता था, दान भी जो है दिया जाता था। तो बहुत सी महिलाएं जो है ऐसी भी होती थी जो संगीत के अंदर क्या होती थी, निपुण होती थी। और जो महिला संगीत के अंदर निपुण होती थी, उन महिलाओं को जो है अन्य जो दासियां होती थी उनसे वेतन क्या मिलता था, ज़्यादा मिलता था। और उन लोगों, कई बार जो है इन दासियों का इस्तेमाल जो है राजा अपने अधीन कर्मचारियों के ऊपर नज़र रखने के लिए भी करते थे। और थर्ड हमारे पास यहाँ आ रहा था श्रमिक। जो श्रमिक वर्ग है, ये लोग राजाओं के बागों में, राजाओं की रसोई के अंदर जो है काम करते थे। किसान जो है अपने खेतों के अंदर इन लोगों से काम करवाते थे, और वो जो है उनके बलाहार का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। और उनको बहुत कम क्या दिया जाता था, वेतन दिया जाता था। इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी के बारे में हम इस पॉइंट के अंतर्गत क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये देखिए कि अगर जिन यात्रियों के लिखित वृत्तांत हमें मिले हैं पीछे, वो सामान्यतः पुरुष थे, और उन्होंने उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय जो रुचिकर या कभी कभी ही क्या लगता था, जिज्ञासापूर्ण, कभी कभी ही वे जो है सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति क्या कर लेते थे, मान लेते थे कि ये तो जायज़ है। महिलाएं तो घर की चार दीवारी में अगर कैद है तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो घर में रहकर ही क्या करे, काम करे, तो उसको वो सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। दूसरी सामान्य परिस्थिति देखिए, बाजारों के अंदर किसी भी दास को अन्य वस्तु की तरह जो है खुलेआम क्या किया जाता था, बेचा जाता था। नियमित रूप से उसे भेंट स्वरूप क्या किया जाता था, प्राप्त किया जाता था। इब्न बतूता जब सिंध गया तो उसने खुद कहा कि वह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप क्या लेके गया था, ऊँट लेके गया था, घोड़े लेके गया था, और क्या लेके गया था, दास लेके गया था। जब वो मुल्तान गया था तो उसने उसके गवर्नर को जो है किशमिश के बादाम के साथ एक दास और एक घोड़ा भी क्या दिया, भेंट स्वरूप। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक निसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके और 200 दास भेंट स्वरूप जो है जारी कर दिए। इससे हमें ये पता लगता है कि दासों का प्रचलन उस समय समाज के अंदर बहुत था। ये भी मैंने आपको बताया था कि दासों की जो स्थिति थी उसके अंदर विभेद था। सुल्तान की सेवा में जो कार्यरत दासियां थी, जो संगीत और गायन में निपुण थी, और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब क्या हुआ, आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए भी दासियों की क्या करता था, नियुक्ति करता था कि वो राजा के आदेशों का पालन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए भी जो उन पर नज़र रखने के लिए दासियों को क्या किया जाता था, नियुक्त किया जाता था। दूसरे प्रकार के जो दास होते थे वो सामान्यतः किस में काम करते थे, घरेलू श्रम में इस्तेमाल करते थे। और इब्न बतूता ने बताया कि ये किसकी सेवा करते थे, पालकी उठाते थे। पालकी या डोलों में पुरुष और महिलाओं को ले जाने का जो विशेष रूप से ये काम करते थे। दासों की जो कीमत थी विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम में होती थी, बहुत क्या होती थी, कम। ये मैंने अभी आपको बता दिया था कि जो वास्तव में संगीत में, नृत्य में निपुण होती थी या गुप्तचर में के काम करने में निपुण होती थी, उनको जो वेतन मिलता था वो सामान्य दासियों से क्या मिलता था, ज़्यादा मिलता था। और बहुत से परिवार तो ऐसे भी होते थे जो रख पाने में उनको समर्थ होते थे और कम से कम 1 या 2 ही दास क्या है, रखते थे। इसके अलावा समकालीन अगर यूरोपीय लेखकों की हम बात करें, यहाँ पर ये यूरोपीय यात्रियों और लेखकों की महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव जो है पश्चिम तथा पूर्वी समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण क्या माना, उन्होंने संकेत माना। इसलिए यह बात आश्चर्यजनक नहीं थी कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं मृत्यु से जो मृत्यु प्राप्त करती थी उसे प्रसन्नता से जो है क्या करती थी, हासिल कर लेती थी, लेकिन बहुतों को जो है मरने के लिए क्या किया जाता था, बाध्य। तो ये जैसे ही पॉइंट स्टार्ट हुआ मैंने आपको बताया भी था कि बर्नियर किस प्रकार सती प्रथा की जो यहाँ पर प्रचलन था उससे कितना व्यथित था। इसके अलावा महिलाओं को जो है कृषि क्षेत्र में भी जो है काम में लिया जाता था। ये देखो कि महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के इर्द गिर्द भी घूमता है। उनका जो श्रम था वो कृषि, और कृषि से अलावा जो उत्पादन होता था उसके अंदर भी इनको क्या किया जाता, शामिल किया जाता था। दोनों में ही इनका स्थान क्या था, महत्वपूर्ण था। और व्यापारिक जो परिवार से आने वाली महिलाएं जो है व्यापारिक गतिविधियों में भी क्या लेती थी, हिस्सा लेती थी। और यहाँ तक कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी क्या करती थी, ले जाती थी। अतः यह असंभाव्य लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक ही क्या कर दिया गया था, परिसीमित कर दिया गया था।
तो बर्नियर ने जितना भी विवरण हमें यहाँ पर दिया है उसके अंदर जो है वो पूर्वानुमान से क्या था, ग्रसित था, पूर्वाग्रह से ग्रसित था, वो यूरोप की जो विचारधारा थी उससे ग्रसित था। उसने हर बार जो है हर तरीके से, चाहे वो नगर की बात हो, महिलाओं की बात हो या भारतीय शासन की बात हो, उन सभी को इस प्रकार से चित्रित किया कि दूसरे लोगों को ये लगे कि यूरोपीय स्थिति से भारतीय जो बाजार थे या भारतीय जो राज दरबार था, जो भारतीय लोगों की जो स्थिति थी वो क्या थी, हमेशा निम्न थी। लेकिन वास्तविकता के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल भी क्या थी, अलग हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ ही हमारे इस पाठ का जो है समापन की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। कुछ एक महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ पर आई हैं। ये देखिए, इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था, 1304 से लेकर 1377 ईस्वी तक उसका जीवन रहा है। मार्को पोलो इटली का निवासी था। मोहम्मद बिन अल रेहान अल बेरूनी, इसका जन्म 973 में हुआ और 1048 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब्दुल रजाक समरकंदी जिसको बोला जाता है, ये समरकंद से आया था। 1413 से 1482 तक इसका जीवन रहा। निकितिन ने जो है 1466 से लेकर के 1472 ईस्वी तक जो है वो भारत के अंदर क्या है, रहता है। इसके अलावा जो है भारत की यात्रा करने वाला जो व्यक्ति था, आप देख सकते हैं, दुर्ते बरबोसा, इसकी मृत्यु 1521 में पुर्तगाल में हुई, भारत में ये 1518 में आया। इसके अलावा जो है सैयद अली रईस है जिसकी मृत्यु 1562 में हुई। अंतोनिया मानसे रेत है जो स्पेन से आया था। तो ऐसे बहुत से लोग थे। पीटर मुड्डी जो है इंग्लैंड से आया था। तवर्नियर जो है वो फ्रांस से आया था। फांसवा बर्नियर जो है वहाँ भारत में कहाँ से आया था, फ्रांस से आया था। ये महत्वपूर्ण तिथियाँ आपके सामने दर्शाई गई है। उसके बाद हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के ऊपर जो यहाँ पहुँचते हैं। किताबुल हिंद पर एक लेख लिखी है, तो हम बिल्कुल आसानी से इसको बता सकते हैं कि ये 80 अध्यायों के अंदर जो विभाजित थी। अल्बेरूनी ने इसको जो है लिखा था। इसके अंदर भारत की सामाजिक स्थिति, माप तोल के बारे में, जो भी भारत में धार्मिक केंद्र थे, तीर्थ स्थान थे, उन सभी के बारे में उसने क्या है लिखा था। सेकंड हमारा जो प्रश्न आता है वो होता है, इब्न बतूता बर्नियर ने जिन दृष्टिकोण से भारत में अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे उनकी तुलना कीजिए। तो इब्न बतूता जो था उसने भारत की सामाजिक स्थिति के बारे में जो है वर्णन किया। इब्न बतूता ने ये बताने का प्रयत्न किया कि फारस के अंदर भी जो है 4 वर्ग होते हैं, हमने पढ़ा था। और इब्न बतूता जो है मोरक्को का निवासी था जो अफ्रीका महाद्वीप में जो है फैला हुआ है। इसके अलावा इब्न बतूता ने जो है ये भी बताया कि किस प्रकार उसे पान और जो है नारियल जो है अलग अलग लगे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को जो है काजी नियुक्त किया। इसके अलावा जो दूसरा यहाँ पर हमारे पास व्यक्ति आ रहा है, फांसवा बर्नियर, ये फ्रांस का रहने वाला था और शाहजहाँ का जो बेटा था उसके का नाम था दारास्क्यो, उसके चिकित्सक के रूप में इसने यहाँ पर जो है काम किया। और 1656 ईस्वी में ये कहाँ पर आया था, भारत आया था। और उसने एक पुस्तक लिखी थी, ट्रेवल्स इन द मुगल अम्पायर। इसके बारे में भी हमने यहाँ पर जाना है। अब हम दोनों की समानताओं के बारे में जानेंगे कि इन दोनों के बीच में कौन कौन सी क्या थी, समानता थी। समानता तो क्या थी, दोनों ने राज दरबारों का वर्णन किया, दोनों ने ही जो है भारत के सामंत और उच्च वर्ग के लोगों की जानकारी हमें दी, दोनों ही विशेष जो विवाह परंपराएं भारत में चल रही थी उनके बारे में हमें बताया। अब दोनों में अंतर क्या है, अंतर सिर्फ यही है कि इब्न बतूता की जिज्ञासा थी कि वो यात्रा करके हर चीज़ को जानने का क्या करता था, प्रयत्न करता था। वो पुस्तकी जो है ज्ञान से परे जो है वास्तविक ज्ञान को क्या करना चाहता था, प्राप्त करना चाहता था। जबकि बर्नियर हमेशा जो है अपने ज्ञान को पूर्व और पश्चिम की तुलना के अंतर्गत लेकर के चलता है और वो भारत को हमेशा क्या बताता है, निम्न बताता है। दूसरी जो इनकी असमानता थी, इब्न बतूता ने कोई भी वर्णन खुद नहीं लिखा, जबकि बर्नियर ने जो है खुद लिखा है। इसके अलावा हमारा जो थर्ड पर्सन जो स्टार्ट होता है, बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले जो शहरी चित्र हैं, तो शहरों के बारे में बर्नियर ने जो हमें बताया, उसने तो कहा था कि ये जो शिविर हैं, शिविर नगर हैं, जैसे ही राजनीतिक प्रश्रय इनका समाप्त होता है, इन नगरों का अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। राजदरबार अगर किसी दूसरी जगह चला जाता है तो ये नगर वहाँ पर क्या होते हैं, चले जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी भारत में उसमें हमने पढ़ा है कि उत्पादित केंद्र भी थे, व्यापारिक नगर भी थे, बंदरगाह नगर भी थे, धार्मिक केंद्र भी थे और तीर्थ स्थान भी भारत के अंदर थे। और इसके अलावा हमने समृद्ध जो है व्यापारिक समुदायों के बारे में भी जो है पढ़ा था। नगर सेठ के बारे में पढ़ा हमने, मुखिया सेठ के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा था, महाजनों के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि शहरी केंद्रों के अंदर चिकित्सक रहते थे, अध्यापक रहते थे, वकील रहते थे, चित्रकार रहते थे और वास्तुविद रहते थे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो दासों के बारे में, जो अभी हम
पॉइंट्स हमने ख़त्म किया है। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि दो प्रकार के दास थे, एक तो घरेलू कामों में लगे हुए होते थे और एक दरबार के अंदर जो निपुण लोग थे, संगीत का काम किया जाता था, गुप्तचरों के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता था, नृत्य के रूप में जो उनका इस्तेमाल किया जाता। और उसने खुद कहा कि जब वो मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए गया तो उसने कुछ दास और घोड़े उसको भी क्या किए थे, भेंट किए थे। हमने यही पढ़ा कि किस प्रकार नसरुद्दीन शाह के एक उपदेश से जो है प्रभावित होकर के सुल्तान ने जो है उसको 1 लाख टका और 200 से अधिक भी क्या दे दिए थे, दास दे दिए थे। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न आता है सती प्रथा। सती में जो प्रथा थी उसके तत्वों की तरफ जो है बर्नियर का ध्यान गया था। तो उसने कहा था कि सबसे बड़ा ध्यान मैंने आपको बता दिया था कि एक 12 वर्ष की जो लड़की थी जिसकी इतनी अल्पायु में ही जो है विधवा हो गई थी और उसको सती किया जा रहा था, उसके सती होने का मार्मिक चित्रण जो है उसने किया था। और उसने ध्यान खींचा था, और उन ध्यान जो खींचा था वो किस बातों की तरफ, उसने कहा था कि जो सती प्रथा है वो यूरोप की के अंदर जो प्रथाएं उससे क्या है, बिल्कुल अलग, और किसी भी व्यक्ति को अगर जिंदा जलाओगे तो वो क्या है, अमानवीय है। दूसरी बात उसने कही थी कि अल्प अवस्था में भी भारत के अंदर जो है लड़कियों की शादी की जाती है, इसी कारण वो अल्प अवस्था में ही क्या हो जाती हैं, विधवा हो जाती है, और उनको सती करना बहुत ही क्या है, गलत है। इसके साथ उसने ये भी बताया था कि जो बच्ची को सती किया जा रहा था उसकी मनोदशा को देख करके उसे क्या आ रही थी, बिल्कुल घिन आ रही थी। विधवा के हाथ पांव बांधना, ढोल नगाड़ों की आवाज़ में उसकी मरने की जो आवाज़ है उसको क्या कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था। उसकी चीखने चिल्लाने की, जीवित व्यक्ति को जब जलाया जाता है तो वो चीखता है चिल्लाता है, उसकी आवाज़ दूसरों के कानों में ना पड़े उसके लिए क्या किए जाते थे, ढोल और नगाड़े बजाए दे जाते थे। इन सभी चीज़ों के बारे में उसने जो अपना ध्यान आकर्षित किया है। उसके बाद जाति प्रथा के बारे में अलबेरूनी ने जो बताई थी कि फारस में भी इस प्रकार के जो वर्ग थे, भारत के अंदर जो 4 वर्ग थे, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय, तो किस प्रकार जो है ब्राह्मणों ने बताया कि ब्राह्मण के मुख से क्षत्रिय की सॉरी ब्राह्मण का जो उदय होता है वो ब्रह्मा के मुख से होता है, भुजाओं से जो है क्षत्रिय का होता है, पेट से जो है वैश्य का होता है, और पाँव से किसका होता है, शूद्र से होता है। तो आप हमने ये भी पढ़ा था कि किस प्रकार इब्न बतूता ने हम अलबेरूनी ने ये बताने का प्रयत्न किया था कि हर वो चीज़ इस प्रकृति में जो अपवित्र हो जाती है वो अपनी पवित्रता को प्राप्त करने के लिए जो है संघर्ष करती है। जिस प्रकार समुद्र के अंदर जो नमक के अंदर जो खारापन होता है वो उसके पानी को जो है खराब होने से बचाता है, किस प्रकार दूषित हवा को जो है सूर्य की किरणें क्या कर देती हैं, शुद्ध कर देती है। तो उसने कहा था कि अगर इस प्रकार अपवित्र हुई वस्तुएं अगर पवित्र नहीं होगी तो इस धरती के ऊपर क्या नहीं हो सकता है, जीवन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार हम हमारे इस पाठ को आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं। और आप सभी जो इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को बहुत अच्छे से क्या करेंगे, याद करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।